नमस्कार, आदाब और जय सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त आशीर्वाद आपके लिए जो 11th क्लास की हमने श्रृंखला शुरू की थी उसकी आज थीम 7 की ये दूसरी कक्षा होगी। थीम 7 सेकेंड क्लास है जिसमें हमने चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था। उसी में यह आगे है यूनिवर्सिटी एंड ह्यूमैनिटी। इसके बारे में आज हम अपनी कक्षा को आगे प्रारंभ करेंगे। कक्षा प्रारंभ करने से पहले कुछ बात विवाद हो जाए अपने बीच में। यह कक्षा उन विद्यार्थियों के लिए है जो कोचिंग ट्यूशन से उनकी दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है, वे इनसे अपने पढ़ाई को आगे कर सकते हैं। अभी आपका हाल फिलहाल 2-3 महीने में पेपर होने वाला है, जिस पर्सपेक्टिव से यह आपके लिए और ज्यादा लाभदायक होगा। अगर आप इसको सही तरीके से करते हैं तो फिर आपको पेपर में अच्छे मार्क्स मिल सकेंगे। और यह कक्षा उन सारे विद्यार्थियों के लिए है जो पढ़ने में रुचिकर हैं। अगर नहीं है तो फिर अपने घर रहें, आगे देखिएगा। और यह कक्षा हम जिसमें विश्वविद्यालय और मानवतावाद के बारे में हम बात करेंगे आज। और यह आपका हिस्ट्री की क्लास चल रही है हमारी। नए बच्चे अगर कोई जुड़ेंगे हिस्ट्री दैट मीन्स इतिहास की हमारी दूसरी सेकेंड क्लास है चैप्टर 7 की। उससे पहले वाले भी जो भी है हम उसको भी करेंगे, लेकिन शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुई। 11वीं शताब्दी से पादुआ और बोलोनिया, इटली में आपने देखा था पादुआ विश्वविद्यालय थी। पादुआ और बोलोनिया यानी बोलगना जिसको बोलते हैं, विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र रहे और यहाँ पे लॉ की शिक्षा दी जाती थी। यह इसलिए ज्यादा फेमस हुए। द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज इन यूरोप had been set up in Italian towns that आगे फ्रांचेस्को पेट्रियार्क 1304 से लेकर के फ्रांचेस्को पेट्रियार्क की अगर हम बात करते हैं, फ्रांचेस्को पेट्रियार्क इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह जो पेट्रियार्क साहब थे 1304 में जन्मे, 78 में निकल लिए। 1304 में जन्मे, 78 में निकल लिए। इनकी कुछ क्या क्या थी, इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पेट्रियार्क के लिए पूरा काल एक विशिष्ट चलेगा। अभी पागल की तरह है बीच में भैया 20% में है। 20% पे भी 1 घंटे चल जाएंगे। चुप रहा, स्विच ऑफ नहीं ना हुआ है। नहीं भैया, अच्छा फिर काटना पड़ेगा। चल आगे देखते हैं। कहता है पेट्रियार्क, आगे देखिएगा, प्रतिनिधित्व करते हैं। पेट्रियार्क के लिए पूरा काल एक विशिष्ट सभ्यता थी। पेट्रियार्क के लिए पूरा काल एक विशिष्ट सभ्यता थी जिसे प्राचीन यूनानियों और रोमनों के वास्तविक शब्दों के माध्यम से ही अच्छी तरह समझा जा सकता है। यानी जो प्राचीन यूनानी थे और रोमन थे, उनसे इस चीज को, यूनान और रोम आपको आज भी पता होगा, जो उस समय की सभ्यताओं में हमने इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं फ्रांसिस्को पेट्रियार्क 1304 to 1778 represented this change to patriarch. Antiquity was a distinctive civilization words of the ancient Greeks and Romans. सभ्यता की जो बात हुई थी, सिविलाइजेशन की बात उन्होंने 1304 में जन्मे और 1378 में मरे, यानी निकल लिए थे। जो पेट्रियार्क साहब, उनके समय की यह बात है। फ्रांसिस्को, क्या नाम था? फ्रांचेस्को पेट्रियार्क 1304 to
1378 ध्यान दीजिएगा आगे, उन्होंने सिविलाइजेशन को क्या किया, आपने देखा यूनानियों और रोमन के वास्तविक शब्दों के माध्यम से ही अच्छी तरह समझा जा सकता है। मतलब उनके शब्दों में इस बात की झलक दिखती है कि हम सिविलाइजेशन के बारे में अध्ययन कैसे या उसको कैसे समझे, हमारी वेल अंडरस्टैंडिंग कैसे हो, उसके बारे में बात करता है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। उसके बाद इस शिक्षा कार्यक्रम में यह अंतर्निहित था कि बहुत कुछ जानना बाकी है, बहुत कुछ जानना बाकी है, और यह सब हम केवल धार्मिक शिक्षण से नहीं सीख सकते। हमने बताया था आपको, जो यूरोप था, यानी जो यूरोप था, आपको बताया था कि यूरोप में 14th अगर सेंचुरी की बात करते हैं टू 17th सेंचुरी की अगर बात करते हैं, तो यहाँ एक नए युग की शुरुआत हुई थी, नए युग की शुरुआत हुई थी। इस नए युग में लोगों ने नए नए चीजों का आविष्कार किया। आपने देखा बल्ब, पंखा सब हुआ, हेलीकॉप्टर तो सब बात होती है, लेकिन ट्रेन वगैरह सब कुछ की यहाँ बात की जा सकती है। आपने देखा भाप इंजन का, सब कुछ का, टेलीफोन का, हम बेल साहब ने टेलीफोन पटक दिया। आज वो टेलीफोन इतना बड़ा बीमारी हो गया है कि चिपक गया है आपसे। क्या हो गया है? चिपक गया है। लड़का लड़की से चिपक गया है, फोन छूटता ही नहीं है। सोने जाते हैं सिरहन्ना में, लेकिन सिरहन्ना मतलब वो बिछावन पर जो मूर्तारी होता है ना, माथा रखने का जगह, वहां पे कारण क्या है कि हार्ट बीट में फोन समा गया है। हार्ट बीट पंप करता है तो फोन उसके साथ धक धक करता है, धक धक करता है। तो ये जो इंजन होती है ना, जो हम लोग जनरेटर चलाते हैं, वही जनरेटर फोन हो गया आपके हार्ट बीट से। थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, गला सूख रहा है। चलिए आगे देखिएगा। तो साहब लोग तो देख के चले गए और हम लोग उसको झेल रहे हैं। आने वाले बच्चे और ऐसे करेंगे, वाईफाई चलता है, ऐसे ऐसे डिजिटल करेंगे आने वाले समय में। अभी तो हम लोग टुप टप कर रहे हैं, वो भी नहीं करेंगे। बहुत ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे कॉपी कलम का काम ही नहीं होता, जो भी होता है टैब से होता है, लैपटॉप से होता है। जैसे दिल्ली में ही संस्कृति स्कूल वगैरह है, तो उन सबका क्या कहना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मानवतावाद का नाम दिया, और 15वीं शताब्दी के शुरू के दशकों में मानवतावादी शब्द उन अध्यायों के लिए प्रयुक्त होता था जो व्याकरण, यह जो ह्यूमैनिटी शब्द है, यह जो ह्यूमैनिटी शब्द है, इसमें कुछ शब्द ऐसे थे जैसे कि व्याकरण में, जैसे हमने देखा ह्यूमैनिटी का मतलब ही था व्याकरण, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इन्हीं के बारे में अध्ययन मानवतावाद कहलाया। और आज भी अगर आप किसी स्कूल में जाइएगा, लिखवाते हैं कि ह्यूमैनिटी से कीजिएगा, क्या इतिहास हिस्ट्री नहीं करवाइएगा, ह्यूमैनिटी से कीजिएगा। तो ह्यूमैनिटी का मतलब वही होता है जो मानवों के इतिहास के बारे में, उसके बारे में अवगत कराए, या उन पक्षों को रखे आपके सामने बिना तर्क वितर्क के, वही मानवतावाद की संज्ञा दी जा सकती है। और वही ह्यूमैनिटी शब्द जो वर्ड है उसका सही डिफाइन किया जा सकता है। यही मानवतावाद का अध्ययन हम करते हैं, जिसमें मानवतावादी शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता है जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति दर्शन विषय पढ़ाते थे। लातिनी शब्द ह्यूमैनिटीज जिससे ह्यूमैनिटीज शब्द बना है, जिसे कई शताब्दियों पहले रोम के वकील तथा
निबंधकार सिसरो, ये सिसरो साहब भी बहुत फेमस हुए थे 106 से लेकर के 43, 106 से लेकर के 106 टू 43 ईसा पूर्व यानी बीसी ने, जो कि जूलियस सीजर का समकालीन था, संस्कृति के अर्थ में लिया था, संस्कृति के अर्थ में लिया था, उसके बारे में इसका अध्ययन होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, कहा ह्यूमैनिटी शब्द, ह्यूमैनिटी शब्द जो मानवता के अध्ययन से संबंधित है। इतिहास क्या है, जो हमारे पीछे पूर्वज छोड़ गए थे उसके बारे में अध्ययन। नीति शास्त्र क्या है, जो नैतिकता है, जो शिष्टाचार होता है उसके बारे में बात बताना। इन सब बातों का अध्ययन ही यह सारे ह्यूमैनिटी शब्द में आप देखते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। चलिए, दिस एजुकेशनल प्रोग्राम implied that there was much to be learned, which religious teachings alone could not give. This was the culture which historians in the 19th century were to label humanism। मतलब एक शब्द था ह्यूमनिज्म, ठीक है, century 19th century historians humanism, by the early 15th century the term humanist। ठीक है, आगे देखिएगा। बंधु तोड़ देंगे कोना कोना। चलिए, उसके बाद ह्यूमनिस्ट वॉज यूज्ड फॉर मास्टर्स हु थॉट ग्रामर, हिस्टोरी, पोएट्री, हिस्ट्री एंड मोरल फिलोसफी। द लैटिन वर्ड्स ह्यूमैनिटास, लैटिन वर्ड ह्यूमैनिटास। ठीक है, आगे देखिएगा। फ्रॉम विच ह्यूमैनिटीज वॉज derived had been used many centuries ago by the Roman lawyer and essayist Cicero। 106 to 43 BC। चलिए आगे देखिएगा। BC, a contemporary of Julius Caesar, to mean culture, ठीक है। चलिए, फ्लोरेंस के मानवतावादी एक बॉक्स है, उसको देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, जिसमें कहता है फ्लोरेंस के मानवतावादी जोवान्ने पिको देल्ला मिरांडोला, देल्ला मिरांडोला 1463 to 1994 ने ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन नामक पुस्तक लिखी। ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, ये जरूरी है, बुक आ सकता है। ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, इसको याद कर लीजिएगा। मिरांडोला द्वारा यह लिखी गई है, ठीक है। उनका काल था 1463 to 1904, याद रखिएगा। इनके द्वारा यह बुक लिखी गई है। बुक इसलिए जरूरी हो जाती है कि यह मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा जा सकता है। प्रसाद, आपने पेपर दिया होगा तो आपको अनुभव भी होगा कि मैच द फॉलोइंग में 4-5 राइटर उठा के दे देगा, सिसरो वगैरह सब दे देगा और इस बुक का नाम दे देगा, तो आपको कुछ नहीं, लास्ट का मिरांडोला याद रखना, मिरांडोला रोलन जो भी है याद रखना। ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, यानी मानव की गरिमा पर उन्होंने पुस्तक लिखने का काम करा।
मानव की गरिमा, जो मानव के बारे में बताती है उसी को मानव का गरिमा कहते हैं, और जो मानव के बारे में नहीं बताएगी उसको मानव का गरिमा थोड़े कहेंगे जी। चलिए आगे देखिएगा फिर क्या कहता है। प्लेटो और अरस्तु साहब बहुत 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 फेमस थे। प्लेटो और अरस्तु अगर कोई बंदा पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़े और प्लेटो और अरस्तु का नाम न सुने तो लगता है कि वह बेकार पढ़ रहा है। प्लेटो साहब अपने शिक्षा पद्धति के लिए बहुत फेमस हुए हैं। उनकी शिक्षा पद्धति जो समाज में लोग हैं उनके बारे में रहन सहन, एस्टेब्लिशमेंट किस तरह का होना चाहिए उसके बारे में उन्होंने बताने का काम करा है। जो प्लेटो साहब थे, प्लेटो साहब इनकी शिक्षा पद्धति का आप जब क्लास ग्रेजुएशन में जाइएगा इनकी एजुकेशन पॉलिसी को आप देखिएगा, जिसमें बताते हैं कि एक बच्चा को 10 साल तक खूब लाड प्यार देना चाहिए। 10 साल के बाद उस बच्चे को पूरा कठोर तप करवाना चाहिए, डांट फटकार जो भी जरूरी हो अनुशासित कीजिए। और 18 साल की उम्र में आने के बाद 18 से 22 साल तक, 25 साल तक उसको आर्मी की शिक्षा हर नागरिक को मिलनी चाहिए। आर्मी की शिक्षा के बाद उसको गृहस्थ जीवन 35 साल तक, कम से कम 35 से 50 साल तक गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए। शादी ब्याह करके बाल बच्चा पैदा कर देना चाहिए। वही कह रहे थे, हम नहीं, प्लेटो साहब कहते थे। क्या उज्जवल जी, अरे बेटा बहुत खुश हो रहा है, कुछ तो है। चलिए उसके बाद उन्होंने कहा कि जब लोग 50 की उम्र में हो जाए तब उनको प्रशासनिक सेवा में भेजना चाहिए कि वह मोक्ष से दूर उठ जाते हैं। तब उसके बाद वह पाप करना कम करेंगे और तब राज्य के कार्य में उसको लगाना चाहिए और तब जाके वह कार्य करना चाहिए। आज भी अमेरिका में आप देखते हैं कि 35-40 के बाद ही लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आना पसंद करते हैं। उससे पहले खुद धन कमाना चाहते हैं, डन खुद धन कमाना चाहते हैं। तो अमेरिका की कल्चर और हमें कुछ ज्यादा फर्क है। कारण है कि अमेरिका रोटी कपड़ा मकान, साइंस, टेक्नोलॉजी, रोजगार इन सबसे उतना नहीं जूझता है। हम उन चीज से जूझ रहे हैं, तो हमारी प्रायोरिटी अगर वैसी हुई तो फिर हमारे साथ दिक्कत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। फिर इतना तक तो समझ गए। तो प्लेटो और अरस्तु के अनुसार सत्य की खोज करने और इसे प्राप्त करने के लिए वे हमेशा जुटे रहते थे और उनका कहना था कि जहां तक हो सके विचार गोष्ठियों में जाना चाहिए और वाद विवाद करना चाहिए। ये दोनों ऐसे थिंकर हुए जो कहा कि सेमिनार वगैरह जानते हो ना, सेमिनार वगैरह जो होती है स्कूल वगैरह की तरफ में कुछ बड़े बड़े बाहर से लोग मंगाए जाते हैं, विद्वान पंडित जो भी होते हैं, तो उन सब विचार गोष्ठियों में आपको जाना चाहिए, वाद विवाद में पार्टिसिपेशन करना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम उस पर तर्क वितर्क करते हैं। कभी कभी आप टीवी पे डिबेट देखते होंगे, वो सब वाद विवाद का एक पार्ट है। ठीक है, तो आगे देखिएगा। और इस तरह से विचार गोष्ठी करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर किसी भी नगर की पहचान उसके महान नागरिकों के साथ साथ उसकी संपन्नता से बनती है। फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में 2 लोगों का बड़ा हाथ था। इसमें एक व्यक्ति थे दांते अलिगाहिचरी, याद रख लीजिएगा इनके नाम को। दांते साहब बहुत फेमस हुए थे। एक नाम था दांते अलिगाहिचरी। यह 1265 में जन्मे और 1321 में निकल लिए। ठीक है, दांते हिंदी में लिखते हैं दांते अलिगाहिचरी, इसी तरह से लिखते हैं, निकल लिए। और जो किसी धार्मिक संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं थे और यह किसी धर्म से संबंधित नहीं थे, धर्म से संबंधित नहीं थे, यह किसी धर्म से दांते साहब संबंधित नहीं थे। और उन्होंने अपनी कलम धार्मिक विषयों पर चलाई। और दूसरे व्यक्ति थे कलाकार जोटो। एक कलाकार जोटो,
यह पहला, और दूसरा चूल मच रहा है क्या जी, कलाकार जोटो दूसरे व्यक्ति थे। इसमें कहता है कि यह 1265, जियोटो लिखते हैं GIOTTO, जियोटो लिखते हैं इंग्लिश में, है ना जी। चलिए, तो यह 1267 में जन्म या 37 में निकल ली है। 1267 to 1367, यही था ना, सॉरी 37 में यह निकल लेते हैं, जियोटो साहब इस समय निकल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने जीते जागते मतलब मृत्यु में ही जीते जागते रूप चित्र यानी पोर्ट्रेट बनाए। इन्होंने पोर्ट्रेट बनाने का काम करा था। चलिए, पेट्रियार्क्स on hometown of Florence till the end of the 13th century, this city had not made a mark as a center of trade or of learning, but things changed dramatically in the 15th century. A city is known by its great citizens as much as by its wealth, and Florence had come to be known because of Dante 1265 to 1321, a layman who wrote an religious themes, and Giote 1267 to 1337, an artist who painted lifelike portraits very different from the shaped figures done by earlier artists. दो थे इसमें, एक दाते साहब और दूसरा जोटो साहब। यह इनका मानना था, इन लोगों का भी मानना था कि एक सभ्य समाज, एक सभ्य राष्ट्र की निर्माण उसकी जनता से होती है। अगर जनता सुखी है तो राष्ट्र भी सुखी होगा, मतलब एक नेशन भी हैप्पी होगा। अगर राष्ट्र सुखी नहीं होगा तो जनता भी। अगर इनसे भी पहले बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु महामंत्री आचार्य चाणक्य भी कहते थे कि अगर किसी राज्य की प्रजा सुखी है तो राजा खुद सुखी होगा, अगर प्रजा दुखी है तो राजा कितना भी कुछ कर ले वह राजा कभी सुखी नहीं रह सकता है, क्योंकि एक राजा के लिए उसकी जो प्रजा होती है पुत्र के समान होती है। एक राजा के लिए उसकी प्रजा पुत्र के समान होती है। आजकल के नेता से तो कुछ पता नहीं चलता है कि कौन डुबाएगा लोटिया, पता चलता है सब आडंबर में व्यस्त है, जनता भूखों मर रही है, रोड पे सो रही है, लेकिन यार 9 लाख का 10 लाख का कोट पहन रहे हैं बाबू साहब लोग। क्या कीजिए, बाहर में लोग कोट का ब्रांड देखता है कि सर जी कौन कोट का ब्रांड पहने हुए हैं, बाहर में लोग देखता है। घर के लोग भूखे मर रहा है तो बाहर वाला से कोट देखता है। कोई बात नहीं, अपना अपना जिंदगी है, पैसे आपके हैं, लुटाने वाले लोग बैठे हुए हैं। चलिए, रेनेसा व्यक्ति शब्द का प्रयोग प्रायः उस मनुष्य के लिए किया जाता है जिसकी अनेक रुचियां हो और उन अनेक हुनर में उसे महारत प्राप्त हो। पुनर्जागरण काल में अनेक महान लोग हुए जो अनेक रुचियां रखते थे और कई कलाओं में कुशल थे। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति विद्वान, कूटनीतिज्ञ, धर्मशास्त्रज्ञ और कलाकार हो सकता था। एक व्यक्ति इतिहासकार, इकोनॉमिक्स, उसके बाद साइंटिस्ट, कुछ भी हो सकता था। यह एक से अधिक रुचि रखने वाले को कहा गया। समझ पा रहे हो? चलिए आगे देखिएगा। रिनेसांस means is often used to describe a person with a man interested and skills, because many of the individuals who become well known at this time
were people of many parts. They were scholars, diplomats, theologians, artists combined in a one. यह सारे गुण किसी एक में अगर देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अब इसके बाद है द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री। पलट के देखिएगा, टॉपिक होगा द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री। क्या है जरा इसको देखिए। ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री, इसके बारे में जिसमें कहता है इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। क्या कहता है? इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। हाँ जी, बहुत अच्छा। सब कुछ सही चल रहा है ना? आप लोग सही चल रहा है ना? बैटरी रिचार्ज है ना अभी? ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें है मानवतावादी ह्यूमनिस्ट थॉट का मानना था, जो मानवतावादी थी, जो ह्यूमनिस्ट यानी मानवतावादी, जो मानवतावादी का मानना था। क्या कहते थे मानवतावादी? देखिएगा, रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद अंधकार युग शुरू हुआ, जिसको डार्क एज बोलते थे। जब रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ ना, अब जानते हैं कि इतिहास गवाह है, हर साम्राज्य का एक दिन नष्ट हुआ है और फिर दूसरी साम्राज्य वहां काबिज हुई है। दुनिया में कोई चीज शाश्वत नहीं है, याद रखिएगा। आज किसी का है, कल किसी और का होगा, कल आपका होगा, कल मेरा होगा, फिर कभी न कभी हर किसी न किसी का आता है मौका। तो इसलिए कहते हैं कि अपने काम को करते रहिए, काम को करते रहिए। आज हमारे परिवार में 400 लोग जुड़ गए हैं, 405-6 लोग जुड़ गए हैं। हमने अपनी चैनल को 8 तारीख को शुरू करा था। कुछ लोग कह रहे थे भैया 20 वीडियो में इतने लोग आ गए। हम कि हमारा प्रेम है लोगों से कि जुड़ जाते हैं हमसे। ठीक है, आगे बढ़िएगा, 1 के भी हो जाएगा, जल्दी होगा। फिर हम लाइव आकर के पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, घर पे रहिएगा, वहां भी पढ़ लीजिएगा। देखते हैं आगे फिर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। तो यह रोमन साम्राज्य की जो उनका मानना था, जो ह्यूमनिस्ट थे, उनका मानना था कि जब रोमन साम्राज्य का डिक्लाइन हुआ, फॉल हो गया, उसके बाद यह क्या हो गया, यह डिक्लाइन फॉल के बाद यहाँ पे डार्क एज की उत्पत्ति होती है, जिसको अंधकार युग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंधकार युग कहते हैं। चलिए आगे देखिएगा। मानवतावादियों की भांति विद्वानों में बिना कोई प्रश्न उठाए यह मान लिया कि यूरोप में 14वीं शताब्दी के बाद नए युग का जन्म हुआ है। मतलब जैसे मानवतावादी ने माना ना, उसी तरह से अन्यों ने माना कि वहां पे 14वीं शताब्दी 14th सेंचुरी देन आफ्टर एक नए युग की शुरुआत हुई है, जिसको मॉडर्न एज भी कहा जा सकता है। हमारे यहाँ मॉडर्न एज का पीरियड अलग है, 16वीं 17वीं शताब्दी में चलते हैं, तो हमारे यहाँ मॉडर्न एज का प्रारंभ होता है अंग्रेजों के आगमन के बाद। सही तरीके से मुगल काल 2 पीरियड में बांटा जाता है, एक मिडिएवल और दूसरा मॉडर्न में। मुगल काल को भी, जो मुगल जो भारत में रहे, उनको भी 2 वर्गों में बांटा गया है। एक आफ्टर इंग्लैंड, मतलब जो या ब्रिटिशर्स जिसको बोलते हैं,
उनके आने के बाद, और एक उनसे बिफोर के पहले। दोनों काल को अलग अलग में बांटा गया है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप लोग? दिक्कत भी है, होगी तो बताइएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चाय के लिए। चलिए आगे देखते हैं। मानवतावादी की भांतियों बाद के विद्वानों ने बिना कोई प्रश्न उठाए यह मान लिया कि यूरोप में 14वीं शताब्दी के बाद नए युग का जन्म हुआ। मध्यकाल जैसी संज्ञाओं का प्रयोग रोम साम्राज्य के पतन के बाद 1000 वर्ष की समयावधि के लिए किया जाता था। मतलब जो मध्यकाल था, मध्यकाल, मिडिल एज जिसको कहते हैं, याद रखिएगा, यह जब रोम एम्पायर, अभी कहा कि हर एम्पायर का एक न एक साल होता है, एक न एक समय होता है, जिसके बाद वह डिक्लाइन होता है। जब इसकी डिक्लाइन हुई तो अप्रोक्सीमेटली 1000 ईयर लगे थे, 1000 वर्ष लगे थे। उसके बाद उत्पत्ति होती है, उसके बाद उत्पत्ति होती है, जिसमें कहा बाद 1000 वर्ष की समयावधि के लिए किया गया। और उनके यह तर्क थे कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह जकड़ रखा था, जो चर्च थी ना, वहां के लिए बहुत बेहुदा सत्ता थी। कारण था, आपको सुबह भी बताया था इसी चैप्टर में जब पढ़ा रहा था, कि जो चर्च थी, कि चर्च की तरफ से भी एक टैक्स लगाई जाती थी, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 1789 में आप पढ़ते हैं, क्लास 9th में भी पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें बताया गया था कि उनके द्वारा टाइड लगाई जाती थी, और जो गवर्नमेंट यानी सरकार होती थी, उनके द्वारा टाइल लगाई जाती थी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेशन, द फर्स्ट चर्च एंड सेकेंड ऑफ गवर्नमेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेशन। देन आफ्टर उसी के बारे में हम देखते हैं। तो समयावधि के लिए किया गया, और उनके यह तर्क थे कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह से जकड़ रखा था कि यूनान और रोमवासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। मानवतावादियों ने आधुनिक शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी से शुरू होने वाले काल के लिए किया था। जो ह्यूमनिस्ट थे, उन्होंने 15th सेंचुरी से शुरू होने वाले युग के बारे में किया था, जिसको आगे चलकर आपने रिनेसा नाम दिया था, जिसको पुनर्जागरण कहते हैं। उसके लिए उन्होंने इसका यूज किया था। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए आगे देखिएगा। कहा फॉलोइंग द लेटर स्कॉलर्स unquestioningly assumed that the new age had begun in Europe from the 14th century. The term Middle Age या medieval period भी, जैसे भारत, मैंने कहा सुबह, मैंने बताया था कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। एक एंशिएंट, दूसरा मिडिएवल, और तीसरा मॉडर्न एज में बांटा गया है। या 3 एज उसको डिफाइन करने के लिए, सहूलियत के लिए बांटा गया है। ठीक है, हर देश में यही हुआ है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में हुआ है, अमेरिका में नहीं, हर देश का यही इतिहास रहा है। एंशिएंट हुआ है, एंशिएंट के बाद मध्ययुग आया है। जिस तरह से कृषि के 3 क्षेत्र होते हैं, मतलब ऐसे इकोनॉमिक्स में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उसी तरह से इतिहास भी 3 वर्गों में बांटा गया है। पीरियड, जिसको कहें मिडिएवल पीरियड, was used for the thousands years after the fall of Rome. In the Middle Age, they argues the
church has such complete control over means that all the learnings of the Greeks and Romans had been blotted out. The humanist use the words modern for the period from the 15th century. Do you understand everybody? Okay. चलिए उसी में आपका जो उसको बांटने का जो तरीका है, यूरोप का मानवतावादियों और बाद के विद्वानों द्वारा प्रयुक्त कालक्रम को यानी जो खंडों में बांटा गया है, इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। उसके बारे में जरा बताते हैं कि किस तरह से कालखंडों को डिफाइन किया गया है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, मानवतावादियों और बाद के इतिहासकारों ने, जैसे देखिएगा 5 to 15 सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद 14th सेंचुरी, उसके बाद द मिडिल एज है ना बुक में? हाँ बिल्कुल है। इसमें 5th to 9th सेंचुरी, इसमें द डार्क एज की संज्ञा दी गई है। डार्क एज की संज्ञा दी गई है। दूसरा है 9th to 11th, जब 9 चला तो 9 के बाद 11th, 9th to 11th सेंचुरी, इसमें द अर्ली मिडिल एज की संज्ञा दी गई है। मिडिल एज की संज्ञा दी गई है। और थर्ड में 11th to 14th सेंचुरी, द लेट मिडिल एज, मतलब इसके बाद मिडिवल के बाद की जो संज्ञा दी गई है। लेट मिडिल एज की संज्ञा 15वीं शताब्दी से आधुनिक युग प्रारंभ होता है 15th century to onwards the modern age यहां से प्रारंभ होता है। और भारत में मॉडर्न एज को माना गया है, बताया 16 से लेकर 1700 के बीच में, वहां से मॉडर्न एज स्टार्ट होता है। या यूं कहें 17th सेंचुरी से मॉडर्न एज भारत में स्टार्ट होता है। सॉरी, चलिए आज के लिए इसमें इतना ही रहने दीजिए। अगली क्लास हमारी संभवतः कल होगी, जिसमें इसके जितने भी हैं पर्सपेक्टिव सबको हम देखेंगे। और कल यह आखिरी वीडियो होगी इस क्लास की। चलिए, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाने का काम करें, जिससे वह भी लाभान्वित हो सके और आप भी हो सके। चलिए, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।